Okay, hello students. Last time we have studied about Schottky and Frenkel defects. ठीक है, हमने पढ़ा था कि Schottky कैसे होता है और Frenkel कैसे होता है. ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे. ये भी देखा था कि डेंसिटी पर दोनों में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था. ठीक है, क्लियर. तो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं, लेट अस स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने भी दिख रहा होगा एरो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का आपका, तो इसमें होता क्या है जनरली. अब इम्प्योरिटी नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर से आने वाला है. ठीक है ना, कोई बाहर से कोई एलिमेंट आएगा जिससे सब्सटेंस की प्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है. तो कैसे होगा, जैसे कि मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड. ठीक है, अगर आपने NaCl है आपका पिघला हुआ जिसमें क्या है थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी है, तो होगा क्या अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट हो गया, बाय इन केस वो एज इम्प्योरिटी आ गया उस क्रिस्टल में, तो ये जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम आपका ग्रुप 2 एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जनरली चार्ज होता है +2. ठीक है, स्ट्रोंशियम कैल्शियम वाले ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का. ठीक है, क्लियर. तो +2 चार्ज है ना, तो ये क्या करता है, ये सोडियम को रिप्लेस करता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो NaCl का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको पूरा, यहाँ पर Na है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर क्या आना था साथ में Na आना था. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रोंशियम लिखा था, लिखा हुआ है, यहाँ पर Na आना था, सोडियम आना था, बट यहाँ पर आ कौन गया है, स्ट्रोंशियम आ गया है. अब देखो स्ट्रोंशियम ने सोडियम की जगह तो ले ली, बट हमको चार्ज को बैलेंस करना है. चार्ज को बैलेंस मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की हम बात कर रहे थे कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. ठीक है, तो स्ट्रोंशियम पे तो चार्ज है +2 और सोडियम पे क्या चार्ज है +1, है ना, क्लियर. तो अगर स्ट्रोंशियम एक सोडियम को हटा के आ जाता है उसकी जगह, तो एक और सोडियम को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ेगी. क्यों जानी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रोंशियम के पास कितना चार्ज है +2, तो +2 चार्ज का एलिमेंट अंदर आया है बाहर से. ठीक है ना, स्ट्रोंशियम इम्प्योरिटी है, बाहर से अंदर आई है ना, क्रिस्टल के अंदर आई है, तो +2 चार्ज की कोई इम्प्योरिटी क्रिस्टल के अंदर आ गई है, तो अब जो क्रिस्टल में से भी कितना बाहर जाना पड़ेगा. अगर हमें चार्ज न्यूट्रल रखना है तो +2 को ही निकलना पड़ेगा. समझे नहीं, मतलब अगर ऐसा है कि मेरे पास 4 रुपीज है, मेरे पास 4 रुपीज है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं किसी से पैसे लूं भी और जितना मेरे पास पैसे थे पहले वो उतने ही रहने चाहिए, मतलब मेरे पास 4 रुपीज ही रहने चाहिए पैसे लेने के बाद. ठीक है, तो अगर मैंने किसी से 2 रुपीज ले लिए, ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन है, मेरे पास क्या है 1 रुपीज के कॉइन है, तो मुझे कितने 1 रुपीज के कॉइन किसी और को देने पड़ेंगे ताकि मेरे पास क्या हो, चार्ज, सॉरी, मेरे पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 4 रुपीज ही रहे 2 रुपीज लेने के बाद भी. तो मैं क्या करूंगी, मतलब पहले 4 थे, अभी 2 रुपीज और मिल गए, 6 हो गया, तो मुझे 2 रुपीज किसी को देने पड़ेंगे ताकि मेरे पास फिर से ही 4 रुपीज रहे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 1 रुपीज के जो 2 कॉइन थे वो निकाले और 2 दे दिए. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर +2 चार्ज की इम्प्योरिटी अंदर आई है, हमें जो कंपाउंड है उसको न्यूट्रल रखना है. अगर कंपाउंड, अगर मान लो मैं इसमें से कुछ रिमूव ना करूं, सोडियम को रिमूव ना करूं, तो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस पर +2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज 0 है, जितने सोडियम थे उतने ही क्लोरीन है, सोडियम पर पॉजिटिव था तो क्लोरीन पर नेगेटिव था, इसलिए ओवरऑल चार्ज आपका 0 हो गया था. अगर मैं स्ट्रोंशियम को बाहर से लेकर आई हूँ, मतलब +2 चार्ज की इम्प्योरिटी को लेकर आई हूँ, और मैं कहूँ कि यहाँ से कोई बाहर निकल कर नहीं जाएगा, तो ये मतलब सोडियम ना जाए अगर, तो इस ओवरऑल क्रिस्टल पर कितना चार्ज आ जाएगा +2, है ना. बट मुझे अपने क्रिस्टल को न्यूट्रल रखना है. न्यूट्रल रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये +2 चार्ज को खत्म करना पड़ेगा. ये जो +2 चार्ज है वो मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ, 2 सोडियम को रिमूव करके. ठीक है, एक सोडियम तो यहीं से रिमूव हो गया है जहां पर स्ट्रोंशियम आया है, दूसरा सोडियम हमारा साइड वाली साइड से निकल गया. ठीक है, 2 सोडियम रिमूव हो गए एक स्ट्रोंशियम को यहाँ पर रखने के लिए. ठीक है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप याद रख लेना कि जैसे NaCl है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलाइज हुआ था. अदर इस एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, अगर ये भी लोग भी क्या करेंगे, इसी तरह का डिफेक्ट शो करेंगे. ठीक है, क्लियर. अब है
ये सब थे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अच्छा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मतलब क्या है? स्टोक्योमेट्रिक तो पता है ना, जैसे कोई भी कंपाउंड बनता है उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लाइक H2O है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। चाहे आप कितने ही H2O डाल लो, H2O का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मतलब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करवा लो H2O ही रहेगा। तो ये उसकी स्टोक्योमेट्री है। स्टोक्योमेट्री मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में प्रेजेंट है, 2:1 की रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी वजह से ये जो उनका जो रेशियो मेंटेन था जिसमें वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है, ये जो रेशियो अगर मेंटेन होती है तो उसे बोलेंगे कि स्टोक्योमेट्री उसकी मेंटेन है। अगर ये ऐसी रेशियो मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन स्टोक्योमेट्री है। ओके, क्लियर। अभी हमने इसमें पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, इसमें हमने पढ़ने हैं 2 तरह के डिफेक्ट। एक तो पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी पढ़े हैं अभी, मतलब जो फ्रैंकल, Schottky and impurity defects or interstitial vacancy defects, they all are stoichiometric defects, ठीक है। stoichiometric defects मतलब वहां पर उनकी stoichiometry थी जो कंपाउंड की, वो डिस्टर्ब नहीं हो गई डिफेक्ट आने से भी, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पर stoichiometry आपकी डिफर करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेटल एक्सेस कैसे करना है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है कि मेटल की एक्सेस होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस कैसे हो सकती है? अभी हम एक एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी मतलब क्या कि कहीं ना कहीं एनायन जो है वो अपना पोजीशन छोड़कर जाएंगे बाहर, वो अपनी पोजीशन को वैकेंट करेंगे, ठीक है। ऐसी मेटल एक्सेस होगी कि एनायन जो होगा वो अपनी पोजीशन को छोड़कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे होगा, क्लियर। तो अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आपने NaCl, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो आप इन्हें अपनी बुक में नोट डाउन करें या फिर अपनी जो आपके NCERT है उसमें साथ के साथ अंडरलाइन करें इन चीजों को, ठीक है, क्लियर। तो NaCl जो है आपका, अगर आप हीट करते हो से इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में उसको आप हीट करते हो तो क्या होगा कि जो सोडियम एटम्स, ठीक है, वो डिपॉजिटेड हो जाएंगे ऑफ कोर्स क्रिस्टल के सरफेस पर, ठीक है। तो जो सोडियम एटम्स की प्रेजेंस में आप उसको हीट कर रहे थे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, तो जो सोडियम वेपर्स थे ना वो क्रिस्टल पर आकर बैठ गए हैं, ठीक है, डिपॉजिटेड हो गए हैं क्रिस्टल के सरफेस पर, ठीक है, क्लियर। अब देखो, क्रिस्टल के सरफेस पर आ गए हैं सोडियम एटम, ठीक है। अब क्या करेगा जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, NaCl का क्रिस्टल है ना, NaCl का हमने लिया ना क्रिस्टल, तो NaCl के क्रिस्टल में सोडियम पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी होता है, जैसे आपने अभी ऊपर देखा था, ठीक है ना, क्लियर। तो जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या कर दे रहे हैं, वो डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। डिफ्यूज होना मतलब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे बाहर निकलेंगे? अभी हम देखो यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ वाली तरफ जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अगर सोडियम एटम जो डिपॉजिटेड हुआ है किसके ऊपर, क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर, अगर वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करना चाहे, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करना चाहे तो वो क्या करना पड़ेगा उसको, आप खुद बताओ, हैं? तो वो अपने आप को Na पॉजिटिव में चेंज कर सकता है, ठीक है, Na पॉजिटिव में चेंज करेगा क्योंकि क्लोरीन जो है आपका वो अनायन है, ठीक है। अनायन किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कटायन को, ठीक है ना। तो सोडियम पहले तो न्यूट्रल एटम है, कटायन नहीं है। जो आपने डिपॉजिट हुआ है ना सरफेस के ऊपर आया है वो न्यूट्रल एटम डिपॉजिटेड हुआ है। अब उसको क्लोरीन कैसे अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, वो सिर्फ पॉजिटिव स्पीशीज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा, खुद को कैटायनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। खुद को कैटायनिक फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि Na किस में चेंज होगा, Na पॉजिटिव में। कैटायंस क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्लियर। तो Na चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव में, ठीक है। Na पॉजिटिव में कैसे चेंज हो सकता है, मैंने आपको क्लास में बताया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, +1 का मतलब क्या है, किसी भी एटम के ऊपर अगर +1 का चार्ज है इसका मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो मतलब अगर सोडियम अपना
11 एटॉमिक नंबर है ना, कॉन्फ़िगरेशन है 281 अकॉर्डिंग टू द KLMN कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं SP कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, क्लियर। तो सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम अपना जो 3s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी शेल में, ठीक है, जो आप KLMN से भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। जो वन लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना शेल में, उसको वो लूज कर देगा, ठीक है, क्लियर। वैसे भी मेटल की टेंडेंसी होती है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी रेडिली लूज कर सकती है, इसलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बड़ी इजीली एक्वायर कर लेती हैं, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद बन गया सोडियम पॉजिटिव। नाउ सोडियम पॉजिटिव बन गया है और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। अब Na पॉजिटिव जो है सोडियम जो था वो क्लोरीन को लेकर निकल गया है यहाँ से, ठीक है। Na पॉजिटिव इस क्रिस्टल में से क्लोरीन नेगेटिव को लेकर चला गया है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक साइड दिख रही है आपको, बीच में व्हाइट व्हाइट खाली हो गया, यहाँ पे एक स्फीयर आना था ना, यहाँ पर भी क्लोरीन आना था, है ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ऐसा स्फीयर आना था पीच से कलर का, बट यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पर एक क्लोरीन जो है आपका वो निकल गया है, किसके साथ चला गया है, सोडियम पॉजिटिव के साथ चला गया है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा था ना, कौन सा, जो सोडियम ने रिलीज किया था, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन की जगह पर आकर बैठ गया है। क्लोरीन की जगह पर क्यों आके बैठा है, एक तो पहली बात ये जगह खाली थी, है ना, दूसरी बात जब क्लोरीन यहाँ से गया ना, इस क्रिस्टल से, ये पूरा क्रिस्टल दिख रहा है ना आपको, इससे क्लोरीन चला गया तो एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाना था, कम हो जाना था, है ना, क्योंकि क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, चार्ज को जीरो रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कितना चार्ज है, -1 का है, और क्लोरीन पर भी कितना चार्ज था, -1 का ही था। तो अगर क्लोरीन चला गया है तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया है, ताकि जो ओवरऑल चार्ज है वो जीरो ही रहे, ठीक है, क्लियर। -1 की स्पीशीज को हटाकर हमने एक दूसरी -1 की स्पीशीज यहाँ पर लगा दी है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो सेंटर बन गया है, कौन सा, ये वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर ऑक्यूपाई हो गया, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है, एफ सेंटर, ठीक है। ये जो एफ सेंटर है ना यहाँ पर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, ये क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल को कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरली मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी कंपाउंड कलर क्यों शो करेगा, हाँ, एक तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड मतलब जिनकी पेयरिंग ना हो, अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ये अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जिस तरह इसने पेयरिंग कर रखी हो, ठीक है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि जैसे ये थोड़ा सा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, मतलब ये ऐसे होता है ना कि एनर्जी के लेवल देखे ना आपने एटम के अंदर, है ना, कौन कौन से KLMN है ना, सब कुछ। तो उस एटम के जो भी एनर्जी लेवल होंगे ऊपर वाले, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट कुछ नहीं है, एक्साइटेड स्टेट कोई हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। इट्स लाइक जैसे ये है कि मैंने कुछ भी एक एनर्जी ड्रिंक पिया और मैं ड्रिंक पीने के बाद जंप करके किसी ऊंची जगह पर चली गई, ठीक है, किसी हाइट पर खड़ी हो गई, ठीक है, जंप करके किसी, सपोज करो किसी रॉक पे खड़ी हुई है, किसी पतले दीवार पर खड़ी हो गई हूँ जाके, ठीक है, क्लियर। तो होगा क्या, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी या हीट एब्सॉर्ब करके अपनी हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल गई ना सराउंडिंग से। तो एनर्जी मिलने पर वो जंप करते हैं, जंप करके कहाँ जाएंगे, अपने से ऊंचा जो भी कोई दूसरा हायर एनर्जी लेवल उनसे ऊपर होगा वहां पर वो चले जाएंगे, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन वहां पर चला जाता है ना, वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जो एनर्जी उसने ली थी वो थोड़ी ही ली होती। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लिया और आप ऐसे जंप करते हो ना, जैसे आप सपोज करो आपने जंप किया,
आपने कुछ एनर्जी लिया, आपने जंप किया, ऐसा तो नहीं ना आप हवा में ही रहते रहोगे, आप वापस ग्राउंड पे आते हो ना, ठीक है। इसलिए इस लाइक दैट, ठीक है, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पर गया और वहां पर वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं था, तो इसलिए वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है। जब वो अपने वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आता है तो इस दौरान उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, वो जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट रीजन में फॉल करेगी। अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है समझने के लिए, क्योंकि आपने शायद ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता पहले पढ़ा हो कि नहीं, यहाँ पर +1 में पढ़ाते हैं। हाँ, +1 में आई थिंक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बारे में बताया गया होता है कि कैसे कोई चीज़ कलर इम्पार्ट करती है और कैसे नहीं करती है, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कि ये ऐसा होता है कि जिस वेवलेंथ की ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसके कंट्रास्ट में जो दूसरा कलर होगा उसको ये समझो रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब शो करेंगे। इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ, इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि यहाँ पर मैं लिख नहीं सकती। ऐसा होता है कि इधर देखते हो, एक कोशिश करती हूँ कुछ लिखने की, अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पर लिखती हूँ। हमने आपने शायद ये पढ़ा होगा, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है पर स्टिल, पर ऐसा होता है कि ना पता हो तुमको। एक मिनट, ये है वी छोटे दिख रहा है, कलर चेंज करती हूँ, इट्स नॉट विजिबल अप टू माय पॉइंट, ठीक है। वी बी अभी ये सोच रहे हो कि क्या लिखे जा रही हो ना, अभी बताती हूँ, 2 मिनट। ये मैं, मुझे लगा तुमको पता ही होगा, आई थिंक सो, बट पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, दिस इज डन नाउ। तो ऐसा होता है, ऐसे VBGROY, ये क्या है सब, ये है कलर आपके, वॉयलेट, BC क्या था, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो ये समझने की चीज ये है यहाँ पर कि हाँ, जो वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा वो येलो रिफ्लेक्ट करता है, और जो ग्रीन एब्जॉर्ब करता है वो रेड रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्लू एब्जॉर्ब करेगा वो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो एक बार ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, बट जितना मुझे ध्यान आ रहा है ये जो पैटर्न था वो यही था, ठीक है, क्लियर। अब ये जो है, मान लो अगर उन्होंने ग्रीन का रेड के साथ है, हाँ, वॉयलेट का येलो के साथ है, और ब्लू का ऑरेंज के साथ होगा, ठीक है। तो जो कलर आपका एब्जॉर्ब करते हो ना, मतलब अगर कोई चीज आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, तो उसने ऑरेंज कलर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रही है, तभी वो चीज आपको ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज रेड कलर की दिखती है ना, इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी होगी, ग्रीन कलर वाली। ग्रीन, आपने विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, ठीक है ना, वहां पर हर जो लाइट है, हर जो कलर है उसकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी अलग है, क्योंकि आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा Hc/लैम्डा, ठीक है, Hc/लैम्डा। H इज योर प्लैंक कांस्टेंट, C इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज योर वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, हम उसी बात पर आते हैं जहां पर हम पहले थे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, वो जब वापस आते हैं वो क्या करेंगे, वो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा हैंग होने वाला है क्योंकि इंटरनेट ऑन रहता है, तो इसमें एडिटिंग नहीं हो पाती, भगवान जाने क्या मुसीबत है। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मेटल एक्सिस, ठीक है। ये जो F सेंटर बन गए हैं ना, ये कलर इम्पार्ट करेंगे, है ना, ये बात हमने पढ़ ली है ना।
कलर इम्पार्ट करने वाले हैं। अब हर क्रिस्टल में अलग तरह का कलर होता है। अलग तरह का कलर कैसे? जैसे NaCl में अगर ये F सेंटर क्रिएट होते हैं तो ये लोग येलो कलर का कलर शो करते हैं। कौन सा? येलो कलर का। अगर ये KCl में शो होते हैं, KCl में मतलब पोटेशियम क्लोराइड में करते हैं, तो ये वॉयलेट कलर का दिखाएंगे। अगर ये लिथियम में दिखाते हैं तो ये पिंक कलर का कलर शो करेंगे। ठीक है, ओके। अभी मैंने ये लिखा भी हुआ था, अभी शायद चल जाए। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ सोडियम मेक्स NaCl येलो, एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स लिथियम क्लोराइड पिंक, और एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स KCl वॉयलेट। ठीक है, तो इनकी वजह से क्रिस्टल में कलर आता है, इन F सेंटर्स की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हमेशा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे एंड देन कुछ टाइम बाद ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस वेवलेंथ की इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी है ना, जिस वेवलेंथ की इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी है उससे अपोजिट वेवलेंथ वाली ये कलर रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब जैसे मैंने बताया ना, अगर वॉयलेट वाली इन्होंने एब्जॉर्ब करी होगी तो ये येलो वाला रिफ्लेक्ट करेंगे ना, अगर रेड वाली एब्जॉर्ब करी होगी तो ये ग्रीन वाला रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अभी क्या था जो पहले हमने पढ़ा था? अनायनिक वैकेंसी की वजह से। अनायनिक वैकेंसी मतलब हमारे अनायन वहां पर मिसिंग हो गया था, चला गया था, क्लोरीन चला गया था ना सोडियम के साथ। अभी जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है दूसरे टाइप का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस। ठीक है, एक्स्ट्रा केटायंस की प्रेजेंस की वजह से है। और कहाँ पर है ये एक्स्ट्रा केटायंस? ये एक्स्ट्रा केटायन है आपके इंटरस्टिशियल साइट्स पर। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं? ठीक है, जो लैटिस पॉइंट के बीच वाला स्पेस है ना, जब हमने देखा था NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हुए, वो बीच में जो स्पेस बचते हैं वो क्या है? वो आपके इंटरस्टिशियल साइट्स है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टिशियल पर होंगे। अब एक एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड, जो ये डिफेक्ट शो करता है। जिंक ऑक्साइड को जो आपका जनरली व्हाइट इन कलर होता है रूम टेम्परेचर पर, अगर आप इसको हीट करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि हीटिंग पर ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, तो ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा हीटिंग पर। और जो इसका कलर, जो कि पहले व्हाइट कलर का था, अब ये किस कलर का हो गया? येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या कारण है? इसका कारण सिंपल सा ये है कि देखो, आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया है ना, हीट करने पर O2 कैसे बाहर निकल गया? हाफ O2 निकल गया है ना, और जिंक किस में चेंज हो गया? जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। ठीक है, जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन को तो रिलीज कर दिया और खुद चेंज हो गया जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने, जो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिंक के पास, वो इसने लूज कर दिए। ठीक है, अब देखो इस क्रिस्टल में सपोज करो, यहाँ पर मैं तुमको सपोज कराती हूँ, ये चीज दिख रही है आपको? सपोज करो कि पहले 10 जिंक ऑक्साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। 10 क्या थे? जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट थे। अब सपोज करो कि 2 जो जिंक ऑक्साइड हैं वो इस रिएक्शन के में चले गए हैं। कौन सी रिएक्शन में? जिसमें ये हीट होकर ऑक्सीजन को लूज कर रहा था। ठीक है, 2 जिंक ऑक्साइड ऐसे रिएक्शन में चले गए हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो कि हीटिंग के बाद अब क्या उस क्रिस्टल की जो कंपोजिशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? मतलब जब जिंक ऑक्साइड हमने 2 जिंक ऑक्साइड को हमने हीट किया है ना, तो 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए है ना, 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, और 2 जिंक +2 आयन हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। एक जिंक ऑक्साइड से एक जिंक +2 मिल रहा है, 2 जिंक ऑक्साइड से 2 जिंक +2 आयन्स मिलेंगे। ठीक है, तो 2 जिंक +2 आयन हमारे को मिल गए और 2 ऑक्सीजन मेरे चले गए, है ना? चले गए कि नहीं चले गए? तो मेरा जो जिंक ऑक्साइड है, 10 जिंक ऑक्साइड में 8 अब क्या बचेंगे? कितने ऑक्सीजन बचेंगे और 10 जिंक रहेंगे, है ना? क्योंकि जिंक तो बाहर नहीं गया है ना। हीट जब आपने किया ना क्रिस्टल को, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकली है। जिंक तो यही है, जिंक +2 की फॉर्म में वो क्रिस्टल में ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है इसलिए वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिंक गैस नहीं है इसलिए वो क्रिस्टल को नहीं छोड़ेगा। जिंक तो सॉलिड है। क्लियर? ओके, तो ये जिंक तो नहीं जाएगा ना क्रिस्टल छोड़ के, तो 10 में से आपके 10 जिंक पड़े रहेंगे उसी क्रिस्टल में, बट जो ऑक्सीजन है आपके वो 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि 2 ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में निकल गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे एक जिंक ऑक्साइड रिएक्शन में गया तो जिंक +2 में आ गया, कोई नो डाउट, बट एक ऑक्सीजन आपका बाहर निकल गया, है ना? तो अब जो कंपोजिशन है, जो फॉर्मूला था, वो जिंक का चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है? क्योंकि पहले मान लो
जितने ऑक्सीजन थे उतने ही जिंक थे, अभी एक ऑक्सीजन कम हो गया है। मान लो अगर ऑक्सीजन अब आपका एक है ना, तो जिंक कितने हुए आपके 1+x हो जाएंगे। 1+x समझ में आ गया ना, क्योंकि एक ज्यादा क्यों लिखा मैंने, एक x, ये ज्यादा क्यों लिखा, ये x क्या बताता है, x आपका बताएगा कि कितने जिंक ऑक्साइड आपके रिएक्शन में गए हैं। ठीक है, ओके, x क्या बताएगा आपको कि नंबर ऑफ जिंक ऑक्साइड अंडरगोज इन द रिएक्शन। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अब यहाँ पर देख लो 10 जिंक ऑक्साइड है ना, तो 2 जिंक ऑक्साइड रिएक्शन में गए है ना, गए कि नहीं गए, 2 गए है ना। अभी कितने बचे होंगे, 8 जिंक ऑक्साइड बच गए ना, है ना, और 2 गए रिएक्शन में, तो जिंक कितने हो जाएंगे 8+2 और ऑक्साइड कितना रहेगा 8। ठीक है, क्लियर। तो जो यहाँ पे कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्री है, देखो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है ना वो चेंज हो रहा है। पहले जिंक ऑक्साइड का जनरली फॉर्मूला था ZnO, एक जिंक होता है और एक ऑक्सीजन होता है, बट अगर इस तरह का डिफेक्ट जिंक ऑक्साइड शो करते हैं हीटिंग पर, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ जिंक नंबर ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिंक तो वहीं पर है बट ऑक्सीजन लूज कर गया है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ऑक्सीजन तो जनरली आपका अनायन होता है और जिंक आपका कैटायन होता है। अब अनायन जो है वो चला गया है ना, अनायन बाहर चला गया है, तो इसलिए जो मेटल है आपका जिंक है वो अनायन के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन भी चला गया ना, तो जिंक तो 10 के 10 ही रहे, पर ऑक्सीजन आपके 9 हो गए। ठीक है ना, अगर 10 जिंक ऑक्साइड थे और एक रिएक्शन में चला गया, तो जिंक तो 10 के 10 ही रहेंगे, वो तो नहीं गए हैं, बट ऑक्सीजन आपके 9 हो गए हैं, तो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली मेटल जो है वो ज्यादा हो गई है क्रिस्टल में। तो इस तरह को जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। अब ये जो जिंक +2 है ना, ये इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, नाउ तीसरा है मेटल डेफिशिएंसी, दूसरा सॉरी वो फर्स्ट ही था, मेटल एक्सेस की 2 टाइप थी, नाउ है मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल की डेफिशिएंसी कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, अब ये भी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है काम। तो यहाँ पर देखना कि मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, मतलब ऐसा कोई कंपोजिशन जहाँ पर मेटल का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना, एज कम्पेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ क्या है। जो आयरन ऑक्साइड है ना FeO, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, इसका जनरली फॉर्मूला FeO, मतलब एक आयरन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि अगर क्रिस्टल में 100 आयरन प्रेजेंट है ना, तो 100 ही क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, क्लियर। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, ठीक है, बट जब एक्चुअली आप इसकी कंपोजिशन को फाइंड आउट करोगे ना, मतलब क्रिस्टल में, तो ऐसे देखा गया है कि इसकी रेंज वेरी करती है। आयरन जो है वो 0.93 से 0.96 तक देखने को मिलता है। 0.93 से 96 का मतलब क्या है कि अगर 100 ऑक्सीजन है ना, तो 93 क्या होंगे, आयरन होंगे, और अगर 100 ऑक्सीजन है तो 96 क्या होंगे, आयरन होंगे। तो आयरन जो है 100 ऑक्सीजन पर 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है और 96 भी हो सकता है, पर 100 के 100 आयरन देखने को नहीं मिलते, मतलब कुछ आयरन जो है वो मिसिंग होंगे, कहने का मतलब। तभी तो मेटल की डेफिशिएंसी आएगी। आयरन क्या है आपकी, मेटल है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, फिर से सुन लीजिए कि अगर ऑक्सीजन 100 है ना, तो आयरन भी कितने होने चाहिए, 100, क्योंकि ये 1:1 की रेशियो में है, जितने आयरन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। बट एक्चुअली हमने देखा गया है कि अगर हमारे ऑक्सीजन 100 है ना, तो आयरन हमारे 93 से लेके 96 तक वेरी कर सकते हैं, मतलब आयरन 93 भी हो जाता है, कभी कभी 94 भी होते हैं, 95 भी और 96 भी होते हैं। ठीक है, 100 आयरन देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा क्यों हुआ है कि ऐसा कहाँ गए आयरन, तो इसका कारण ये है कि जो कुछ Fe+2 केटायंस मिसिंग है ना, और वो मिसिंग हो गए, मान लो सपोज करो शायद उन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर ली या कहीं और उनकी कुछ रिएक्शन हो गई है जिसकी वजह से क्रिस्टल को लीव कर गए हैं। अब जो चार्ज हो गए, लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, अगर +2 Fe+2 क्रिस्टल को छोड़कर जाएगा, ठीक है, चार्ज स्पीशीज अगर क्रिस्टल को छोड़कर जाती है, पॉजिटिव चार्ज गई तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आ जाएगी, अब है ना, लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज तो हमको बैलेंस करना है, चार्ज तो हमें इम्बैलेंस नहीं होने देना, क्योंकि हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब ये चार्ज कैसे बैलेंस होगा, तो फिर क्या करेगा,
कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होने से क्या होगा कि देखो आयरन जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट की है, ठीक है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2, जैसे आयरन जो है +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, कॉपर जो है +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स जो कई 4 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आयरन क्या करता है, आयरन ने क्या किया, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि Fe+2 कटायन जो थे वो मिसिंग है, वो क्रिस्टल में है ही नहीं, वो गायब है, पता नहीं कहाँ गए हैं भगवान जाने, पर वो मिसिंग है, क्लियर। अब वो जो +2 चार्ज के कटायन चले गए हैं, अब उसका जो चार्ज बैलेंस करना है उसको कैसे करेंगे। अब बाहर से तो कुछ है नहीं जो आ सके, इस टाइम यहाँ पर इनके पास ऐसा कुछ है नहीं सराउंडिंग में जो पॉजिटिव स्पीशीज अगर गई है तो मैं कहूँगी कोई दूसरी पॉजिटिव स्पीशीज को आप क्रिस्टल में ले आओ, ऐसा कुछ है नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, Fe+2 ने खुद को Fe+3 में चेंज करना शुरू कर दिया। तो कुछ जो Fe+2 है, सारे नहीं बट कुछ Fe+2 Fe+3 में चेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज फिर से बढ़ जाए, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है इन Fe+2 कैटायन की जाने की वजह से, उतना ये उसको फिर से रीगेन कर ले, ठीक है। Fe+2 ने Fe+3 में खुद को कन्वर्ट किया है सो दैट कि जो लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ है वो रिकवर हो जाए, ठीक है। ये ऐसा है ना कि कोई काम, मान लो 2 बंदे काम कर रहे थे पहले ग्रुप में ना, ऐसा है कि 100 बंदों का ग्रुप है और हमने काम बांटा हुआ है, ठीक है। तो 2 बंदे छोड़ के चले गए काम, ठीक है, अब उनके हिस्से का काम कौन करेगा, ठीक है। हमारे पास बाहर से बंदे हैं नहीं जिसको हम बुला ले, तो उनके हिस्से का काम कौन करेगा, हम क्या करेंगे कि खुद ही कुछ बंदों को ज्यादा काम दे देंगे, मतलब जो पहले इंसान +2 बंदों का काम अपना अकेले के जितना काम कर रहा था, अब वो 2 बंदों को जितना काम करना शुरू कर दे, या फिर 3 बंदों के जितना काम करना शुरू कर दे, है ना, तभी जो है हमारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है, क्लियर। तो जस्ट +2 की जाने की वजह से कुछ +2 ने खुद को +3 में चेंज किया, सो दैट कि जो लॉस हुआ था पॉजिटिव चार्ज में वो फिर से रीगेन हो सके, क्लियर। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में एक तो रेंज याद रखते रहना, ठीक है। कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी, क्या बताएगी कि वो कितने आयंस कंडक्ट कर रही है, किस स्पीड से कंडक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हमेशा याद रखना, दिस इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेंज याद रखो कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। ये अगर इस रेंज में कोई आपको मतलब कोई सॉलिड मिलता है जिसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में है, तो वो जो सॉलिड है वो कंडक्टर कहलाएगा। कंडक्टर मतलब दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्लियर। तो मेटल्स जो है आपकी, मेटल की होती है 10⁻⁷, इट शोज दैट कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए क्या रेंज है, 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए क्या है, इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तभी वो इंसुलेटर कहलाते हैं, क्योंकि जो जितना वो मतलब कंडक्ट करते हैं वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो जो उनकी कंडक्टिविटी है की रेंज है दैट इज योर 10⁻⁻20, ठीक है। देखो कितना फर्क है, कंडक्टर की थी 10⁻⁴ से प्लस का 4 था, से 10⁻⁻7 तक, है ना, ये है -20, मतलब इट शोज कि कितनी कम कंडक्टिविटी है इंसुलेटर्स की मेटल की कंपैरेटिवली, ठीक है, क्लियर। तो इनकी जो रेंज है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के बीच में होती है, और कंडक्टिविटी की यूनिट वही रखनी है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। आपके थर्ड होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, जो जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करेगी, है ना। तो कंडक्टर्स तो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर्स होते हैं वो ऑल्दो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है इन दोनों की रेंज के बीच में लाई करेगी, तो इनकी जो रेंज होती है दैट इज 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी,
कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स भी पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है जनरली मेटल आपके सॉलिड और मोल्टन से दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। जबकि आयनिक्स जो सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो किस बात पर डिपेंड करता है, कोई मेटल बढ़िया कंडक्टर है ना, कोई मेटल थोड़ी उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं होती, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मेटल के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं अवेलेबल पर एटम, जिसके पास जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी बढ़िया क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। क्या अब देखो, ये कंडक्टिविटी समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, फॉर्मेशन ऑफ बैंड, ठीक है। बैंड क्या होता है, जनरली क्या होता है, हर मेटल क्या है, एटम है ना, और एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल्स में, है ना। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो आपस में कहीं सारी होंगी ना, जैसे 2s 2p 1s है ना, कहीं सारी है जो नियर बाय एनर्जी की होती है ना, जिनकी एनर्जी से लगभग सेम होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। ये आपने MOT जब डायग्राम्स पढ़े थे +1 में, उसमें भी आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ MOT, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिलकर सिग्मा और पाई ऑर्बिटल बनाया करती थी, ठीक है। तो उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ली, ठीक है, क्लियर। अब जब ये कई सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो बन गई हैं, जब ये एक दूसरे के पास पास रहती हैं, मतलब जिनकी एनर्जी एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, इकट्ठी हो गई ना, कहीं सारी बनेगी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो नहीं बनेगी, कहीं सारी बनेगी, है ना, कई सारे एटम है सॉलिड में। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी पास पास है, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ये मिलकर बना लेते हैं बैंड, ठीक है। आपको पता है ना, बैंड होते हैं लोगों के जो गाने वाने बजाते हैं ना, ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, इनकी एनर्जी जो है नियर बाय है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, तो वो ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग आसपास है एक दूसरे के या सेम है, वो मिलकर क्या बनाएंगी, वो मिलकर बनाएंगी बैंड, ठीक है। अब ये जो बैंड बन जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये बैंड का स्ट्रक्चर या जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो हमें बताएगा कि वेदर कोई कंपाउंड कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक मैंने येलो पॉइंट अंडरलाइन कर रखा है, इसको देखना येलो कलर में। अगर कोई बैंड पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड मतलब आधा फिल्ड है, आधा खाली पड़ा है कोई बैंड, ठीक है, और इट ओवरलैप्स विद अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, ठीक है। या तो ये ना, वैसे प्रदीप स्मिथ का बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, जिसके पास प्रदीप है एक बार देख लेना डायग्राम, इसमें NCERT में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो अगर तो बैंड आपका पार्शली फिल्ड है, या फिर पार्शली फिल्ड है, या क्या करे वो, या वो किसी दूसरे हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप करे, ठीक है। हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड समझ रहे हो ना, ये जो बैंड बना है ना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। जो इसके ऊपर इस एनर्जी की, मतलब मान लो ये 100 किलो जूल की एनर्जी वाला बना है, ऐसे बोल दिया, किलो जूल नहीं होगा, ठीक है, मान लो 100 जूल की एनर्जी वाला बना है, जिनके ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी 100 जूल के आसपास थी, उन MO से बना है ये बैंड। तो इससे ऊपर मान लो कोई 110 पे भी है कोई बैंड बना हुआ है ना, तो जो इससे ऊपर वाला बैंड होगा, हायर एनर्जी वाला बैंड होगा ना, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। या तो ये जो बैंड है, ठीक है, जो MO से मिलकर बना है, या तो ये पार्शली फिल्ड हो, या फिर ये किसी दूसरे हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तब ये जो है, ये आपको क्या बताएगा, मतलब तब ये शो करेगा कि जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका सॉलिड है, वो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, अगर ये दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, या तो वो पार्शली फिल्ड है, या फिर वो हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ अनऑक्यूपाइड, ठीक है, जाहिर सी बात है, उसके साथ ओवरलैप करे, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हर चीज इसमें हल्का हल्का तो दिखा रखा है, अब ये नीचे डायग्राम देख लो, इसमें तुम समझ में आ जाएगा तुमको। ये देखो यहाँ पे वेरी क्लियरली है, मेटल है ना जो आपकी बढ़िया कंडक्टर होती हैं, तो यहाँ पर भी दो केसेस है ना। देखो, या तो ये जो बैंड बन रहा है ना, ये बॉक्स सा दिखा हुआ है, ये बैंड है, इसमें कई सारी MOTs हैं, ठीक है, MO है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो या तो ये पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड दिख रहे हो ना, आधा भरा हुआ है, नीला नीला कलर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, और ये एम्प्टी स्पेस क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो या तो ये पार्शली फिल्ड है ऐसा बैंड, तो
तब भी ये हमें क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सॉलिड है वो बढ़िया कंडक्टर है। ओके, इफ अगर ये जैसे अब यहाँ पे ये जो बैंड दिख रहा है ना आपको, ये आपको फुली फिल्ड दिख रहा होगा आपको नीचे वाला, है ना, पर ये जो फुली फिल्ड बैंड है ये ऊपर वाले बॉक्स के साथ कुछ ओवरलैप कर रहा है ना, ये वाला रीजन में देखो ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो ऊपर वाला बैंड है ना, ये व्हाइट कलर का दिखा रखा है, क्योंकि ये कैसा होता है, ये अनऑक्यूपाइड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये वही हायर एनर्जी, इसको हम कंडक्शन बैंड भी बोल देते हैं अक्सर, ठीक है। नीचे वाले को वैलेंस बैंड बोल देते हैं, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कलर क्या शो कर रहा है कि ये खाली है, नीचे वाला क्या है, फुली फिल्ड है। तो अगर ये फुली फिल्ड है और ये ऊपर वाले कंडक्शन बैंड के साथ, हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग करता है, तो ये शो करता है कि ये आपका जो सॉलिड है वो बहुत बढ़िया कंडक्टर है। ये दो सब सिचुएशंस आपको या फिर ये दो क्राइटेरिया आपको ये बताते हैं कि कोई सॉलिड आपका बढ़िया कंडक्टर है कि नहीं, ठीक है। नाउ मेटल्स में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल क्या होती है, आपके बहुत बढ़िया कंडक्टर होती हैं, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर का भी देखो और सेमीकंडक्टर का भी देखो, साथ के साथ देखो, कंपेयर करो कि इंसुलेटर में ये वही फील्ड बैंड है आपका, और ये वही आपका खाली एम्प्टी बैंड है जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा है ना, काफी ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर गैप बहुत कम है। उस कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर में तो गैप था ही नहीं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे ये दोनों बैंड, ठीक है, क्लियर। तो होगा क्या कि अगर एनर्जी गैप कम होता है, स्मॉल एनर्जी गैप रहता है जैसे कि सेमीकंडक्टर में है, तो इलेक्ट्रॉन आपकी सराउंडिंग से हीट लेकर या एनर्जी लेकर या लाइट कोई पड़े उनके ऊपर, मतलब किसी भी फॉर्म से वो एनर्जी लेकर वो इस एम्प्टी बैंड में जंप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्प्टी बैंड में जंप कर जाएंगे अगर यहाँ पर एनर्जी गैप थोड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर जंप कर जाएंगे तो उनकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसकी उस सब्सटेंस को कंडक्टिंग बनाएगा, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। ओके, इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में ये जो गैप है फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में, दिस इज समवट लार्ज, ठीक है, ये लार्ज है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर। तो ये गैप इतना ज्यादा है कि इवन इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दो भी ना, फील्ड बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको एनर्जी दो भी तो फिर भी वो बेचारे वहां तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं जंप करके 2 सीढ़ियां टप सकती हूँ, है ना, मैं ये 3 सीढ़ियों को क्रॉस कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं ना मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर सीधा जंप कर जाऊंगी, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इतनी एनर्जी हो तो मुझे कुछ ऐसा कोई इंजन तो मेरे अंदर लगा नहीं हुआ, है ना। तो सेम सिचुएशन ऐसा है कि वो इतना ही दूर है कि वो एनर्जी लेकर भी वहां तक नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। तो ये इंसुलेटर है, ये किनकी प्रॉपर्टी है, ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये जो लार्ज एनर्जी गैप हुआ है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है जो चीज अलाउड ना हो, मतलब समझ गए हो, जो चीज पॉसिबल ना हो, जो चीज अलाउड ना हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट अलाउड नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता, तो इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन, ठीक है, क्लियर। तो ये कंडक्शन बैंड, ये जो बैंड स्ट्रक्चर है ये इंसुलेटर का है। ये बैंड स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए तीनों के, मेटल के और इंसुलेटर के एंड सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है। तो लोएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर्स की होती है, एंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है आपकी मेटल की, और सेमीकंडक्टर आपके इन बिटवीन होते हैं, किसके, मेटल और इंसुलेटर के, ठीक है, क्लियर। अब देखो, आई थिंक मैं बस मैं खत्म करने वाली हूँ। डोपिंग का हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, व्हाट इज डोपिंग। एंड डोपिंग आपने देखो पढ़ा होगा कि कभी न्यूज में सुना होगा कि वो फलाना एथलीट डोपिंग के मतलब डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया है तो उसको मतलब सस्पेंड कर दिया है। एक वाडा भी है हमारे पास, एजेंसी है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, वाडा टेस्टिंग करती है। तो डोपिंग होती क्या है, डोपिंग जनरली जो एथलीट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है। वो स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, आपकी मतलब परफॉर्मेंस को, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, बट दीज स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। हालांकि कुछ लोग, कुछ जो समझदार एथलीट हैं वो नहीं लेते हैं, उनको पता है कि इनकी साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, बट कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं देखते कि बस उन्हें ये होता है कि हाँ मुझे तो जीतना है, बस मुझे नहीं पता जैसे तैसे जीतना है ना, उन्हें मतलब कुछ लोग होते हैं मुझे तो फर्स्ट आना है बेशक मैं चीट करके आऊँ, है ना, तो वैसे वाले लोग, ठीक है, क्लियर। तो
कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर भी उन स्टीरॉइड्स को लेते हैं ताकि वो फर्स्ट आ जाए, मतलब वो ऑनेस्ट नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर डोपिंग का क्या मतलब है, सिमिलर है, ठीक है। डोपिंग कोई इम्प्योरिटी है जो आप किसी सॉलिड में डालोगे सो दैट कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एनहांस हो जाए। किन प्रॉपर्टीज को हम एनहांस करना चाहते हैं सॉलिड की, उसकी कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स है ना आपके, ओके, इनमें अगर मैं बोलूँगी कोई आपकी मेटल है जिसमें हम डोपिंग करा दें, कोई और दूसरा मेटल डालें, ठीक है, नॉन मेटल डालें, समथिंग ऐसा किसी मेटल में दूसरा मेटल या नॉन मेटल डालें जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, आपको इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के आप कंडक्टर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ते हैं इंट्रिंसिक और पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक। ये आपको फिजिक्स में आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में तो आप पढ़ो ना पढ़ो, ये कोई मेरे ख्याल से टॉपिक नहीं है। इंट्रिंसिक होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो नेचुरल आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन है जैसे कि आपका है ना, जर्मेनियम है, ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब जिनकी कंडक्टिविटी किस रेंज में लाई करती है, 10⁻⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, ठीक है। बट एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं नॉट प्योर। नॉट प्योर मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज एडेड है, मतलब जिसमें हमने डोपिंग करा रखी है। तो हम डोपिंग कराते हैं दो तरह की, एक तो कराएंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से और एक कराएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज से। ये जो सारा टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अपने चीज़ों को, मतलब इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, आस्क इन द ग्रुप, ओके, या फिर यू कैन text me anytime, okay? Thank you so much.